हेलो गाइस। तो अस्थमा में अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ स्पेशल सिचुएशन में अस्थमा की बात करेंगे आज, कि कुछ स्पेशल कंडीशन के अंदर अस्थमा के ट्रीटमेंट में और आउटकम में क्या अंतर आता है, क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के अंदर ऐसा क्या होता है, क्या सिम्टम में चेंजेस होते हैं, वो अपन बात करते हैं। ट्रीटमेंट में क्या चेंजेस होते हैं वो भी अपन आज बात करेंगे। तो सिम्टम्स की पहले बात करूँ मैं। एक पेशेंट है, एक फीमेल पेशेंट है जो ऑलरेडी अस्थमेटिक है। ठीक है, तो सिम्टम्स में क्या चेंज आएंगे इफ शी गेट प्रेग्नेंट। ठीक है, तो आउट ऑफ इसको आप 1/3 रूल याद रख सकते हो। 1/3 1/3 1/3 1/3 विल बी अनचेंज्ड, मतलब सिम्टम सेम रहेंगे, जो पहले सीवीटी थी उतनी रहेगी लगभग। दूसरा है वर्सनिंग हो जाएगी, तो 1/3 ऑफ पॉपुलेशन विल शो वर्सनिंग एंड 1/3 विल शो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है उनके हार्मोनल बैलेंस पे। हार्मोनल जो जो प्रेगनेंसी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं उन पे मेनली डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब 1/3 1/3 1/3 आप रूल इसको याद रख सकते हैं। एक्जेसर्बेशन जो मेनली जो होते हैं वो सेकंड ट्राइमेस्टर में कॉमन होते हैं, इसको आप याद रखना। एक्जेसर्बेशंस मेनली सेकंड ट्राइमेस्टर में कॉमन होते हैं। ठीक है, अब कॉजेज क्या होंगे यहाँ पे, एक्जेसर्बेशन के कॉजेज क्या होंगे, या कहेंगे वर्सनिंग के कॉजेज क्या होंगे। इंप्रूवमेंट हो रहा है बहुत अच्छी बात है, अनचेंज्ड है बहुत ठीक है, अच्छा है, कुछ नहीं करना उसमें। ठीक है, वर्सनिंग के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो पहले है मैकेनिकल कॉज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ गया है। ठीक है, लंग्स के ऊपर एक बोल सकते हैं कि डायफ्राम पे प्रेशर रहेगा। दूसरा हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि इंप्रूवमेंट भी होता है कुछ पॉपुलेशन में, कुछ लोगों में, तो वो हार्मोनल चेंजेस है। तो यहाँ पे हार्मोनल चेंज के कारण क्या हो गया, वर्सनिंग हो गई। ठीक है, चलिए फिर आता है कि सिजेशन और रिडक्शन ऑफ द ड्रग। ठीक है, क्या होता है कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो मदर होती है या फिर कुछ हेल्थ केयर वर्कर होते हैं, या कुछ आपको पता है फैमिली में कुछ लोग होते हैं, बोल देते हैं कि हाँ अभी प्रेगनेंसी है तो ये ट्रीटमेंट ये वाला मत लो, ये दवाई मत लो, बच्चे को खराब भी कर सकती है, ये वगैरह वगैरह जो भी रहता है। उस कारण से ट्रीटमेंट का थोड़ा कम कम ट्रीटमेंट लिया जाता है ना, एसओएस में कर लिया जाता है अपने आप ट्रीटमेंट। उस कारण से वर्सनिंग हो जाती है फिर, तो वो नहीं करना है, पहली बात का ये ध्यान रखना है। फिर है मोर ससेप्टेबिलिटी टू वायरल इन्फेक्शंस लाइक इन्फ्लुएंजा। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर ओवरऑल इम्यूनिटी कम होती है, उस कारण से वायरल इन्फेक्शन चांसेस बढ़ जाते हैं। वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे तो आपके एक्जिसर्बेशन के रेट्स भी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए तो आउटकम क्या होगा इसका वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो मैटरनल आउटकम एंड फीटल आउटकम, दो तरह के आउटकम अपन बात करेंगे। पहला मैटरनल आउटकम, तो मैटरनल आउटकम के अंदर क्या होगा, प्री एक्लेम्सिया फीमेल को हो सकता है, मतलब जस्ट बिफोर डिलीवरी उनको एक्लेम्सिया टाइप हो गया तो उसको प्री एक्लेम्सिया अपन बोलते हैं। तो प्री एक्लेम्सिया के फीचर्स आ सकते हैं। फीटल जो है वो क्या होगा, फीटल आउटकम क्या होगा, यहाँ पे है प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। ठीक है, इफ अस्थमा वर्सन्स प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। लो बर्थ वेट भी हो सकता है, बच्चे का लो बर्थ वेट हो सकता है, उस कारण से जो इमेच्योरिटी होती है आप बोल सकते हो वो हो सकती है। इंक्रीज पेरिनेटल मोर्टेलिटी, इवन मोर्टेलिटी भी हो सकती है। तो इसलिए रिकमेंडेशन क्या है, जीना क्या कहती है, इफ ऑलरेडी ऑन द ट्रीटमेंट, अपन ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, रिकमेंडेशन की अब मैं बात कर रहा हूँ। इफ पेशेंट इज ऑलरेडी ऑन ट्रीटमेंट, या कहें कि जो प्रेग्नेंट फीमेल इज ऑलरेडी ऑन ट्रीटमेंट, नॉट टू स्टॉप इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड कंटेनिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इनहेल्ड कंटेनिंग ट्रीटमेंट जो ट्रीटमेंट चल रहा था वही लेना है आपको, अपने आप को रिडक्शन मतलब कम नहीं करना है, बंद तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो आईसीएस है, बीटा 2 अगोनिस्ट है, थियोफाइलिन्स और मोंटेलुकास्ट। ठीक है, इनसे कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि आपको कोई फीटल अबनॉर्मलिटी हो जाएगी या टेट्रोजेनिक इफेक्ट कोई हो जाएगा, ऐसी कोई एविडेंस अभी तक नहीं है। तो फीटल अबनॉर्मलिटी कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए आप इनको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, इनका रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड इवन प्रिवेंट अर्ली ऑनसेट अस्थमा इन ऑफ स्प्रिंग्स। सबसे अच्छी बात है कि आप इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड आप कंटिन्यू कर रहे हो इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फुल प्रेगनेंसी, इवन ड्यूरिंग डिलीवरी और उसके बाद भी पेरिनेटल कंडीशन में भी, मतलब किसी दिन आपने छोड़ा नहीं, किसी दिन भी डोज मिस नहीं की है, तो दिस इज द गुड फॉर किड्स ऑल्सो। ठीक है, जो अर्ली ऑनसेट अस्थमा बच्चों में देखा जाता है, मैंने आपको बात की थी पहले कि अर्ली ऑनसेट अस्थमा जो जो TH2 मीडिएटेड होता है, एलर्जिक टाइप होता है, जो बच्चों में कॉमन होता है, तो यहाँ पे अर्ली ऑनसेट अस्थमा के चांसेस कम हो जाएंगे यदि प्रेग्नेंट जो फीमेल है, मदर है, वो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रही है, तो बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है,
अक्यूट एक्सरबेशन शुड बी ट्रीटमेंट मोर अग्रेसिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत अच्छी पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, प्रेगनेंसी है, थोड़ा बहुत हुआ खांसी, वो नहीं करते, घर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, नहीं आते, डॉक्टर के पास भी नहीं आते, बताते भी नहीं है। और तो यहाँ पे उल्टा होना चाहिए, उल्टा ज़्यादा अग्रेसिव ट्रीटमेंट होना चाहिए एक्सरबेशंस का, है ना। ऑक्सीजन हो, ब्रोंकोडायलिटिस आपको यूज़ करने हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपको यूज़ करने हैं, नेबुलाइजेशन तक भी आप जा सकते हो। क्यों? क्योंकि बेनिफिट रिस्क रेशियो की मैं बात करूं तो यहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा है, रिस्क कम है। ठीक है, तो बेनिफिट रिस्क रेशियो यहाँ पे अच्छा रहेगा, इसलिए आपको एक्सरबेशन के अंदर उल्टा और ज़्यादा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। डिलीवरी और लेबर की बात करूं, डिलीवरी में है पेशेंट या लेबर में पेशेंट है, तब भी उसको यदि कोई इश्यू हो रहा है तो शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 अगोनिस्ट इंडिकेटेड है अकॉर्डिंग टू जीना। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग एक्टिंग यूजली नहीं किया जाता क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है उसको होने में। तो यहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग लाइक साल्बुटामोल, इप्राट्रोपिन वगैरह ये चीज़ें, तो मेनली साल्बुटामोल, ब्रोंकोडायलिटिस, इप्राट्रोपिन आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। हाँ, इसमें ध्यान रखना है कि आपको यदि ऑन डिलीवरी के टाइम आपको साल्बुटामोल को देना पड़ रहा है तो बच्चे की शुगर मॉनिटरिंग आप कर सकते हो। जो फीटस पैदा हो रहा है उसकी शुगर मॉनिटरिंग आपको करनी चाहिए, उसको थोड़ा सा हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। लास्ट है विटामिन डी सप्लीमेंटेशन। जीना विटामिन डी सप्लीमेंटेशन में रिकमेंड करती है। ठीक है, तो प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर विटामिन डी सप्लीमेंटेशन देना जरूरी है। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप ऑफ जो मतलब कैटेगरी, दैट इज कैटामेनियल अस्थमा। कैटामेनियल अस्थमा, जैसे कैटामेनियल न्यूमोथोरेक्स आपने सुना होगा, वैसे कैटामेनियल अस्थमा भी होता है कि ड्यूरिंग मेंसेस उनको अटैक्स आते हैं, बोल सकते हो, या बोल सकते हो एक्सरबेशन हो जाता है, या बोलेंगे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो 20% ऑफ वुमन में देखा गया है, और मेनली किन में होता है, ओल्डर वुमेन्स में। ठीक है, ओल्डर वुमेन्स में होता है, जिनमें हाई बीएमआई, मतलब जो ओल्डर ओबीस वुमन होती है उनमें मेनली होता है, और ये सीवियर टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, और किन में मेनली होता है, जो ओल्डर वुमेन होती है, ओबीस वुमेन होती है, या फिर जिनको लॉन्ग ड्यूरेशन अस्थमा है, बहुत दिनों से उसका अस्थमा है, लॉन्ग ड्यूरेशन है, उनको ये होता है। और मोर लाइकली ये एईआरडी टाइप का होता है, एस्पिरिन एक्सरबेट रेस्पिरेटरी डिजीज। ठीक है, तो कैटामेनियल अस्थमा मेनली एईआरडी टाइप का हो सकता है, मोर लाइकली। ठीक है, इसके अलावा और क्या सिम्टम रहेंगे, डिस्मेनोरिया, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम उनको हो सकता है, शॉर्टर मेंस्ट्रुअल पीरियड या फिर लॉन्गर मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब पीरियड्स में भी उसको इश्यू रहेंगे। तो कैटामेनियल अस्थमा का मतलब क्या हुआ कि ड्यूरिंग मेंसेस उनको अस्थमा के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। ट्रीटमेंट यहाँ पे मैंने बोला कि एईआरडी मोनोलैक्टिक टाइप, एईआरडी टाइप होता है, मतलब एलर्जिक टाइप ही हुआ, एलर्जिक के अंदर भी कौन सा, एईआरडी। ठीक है, जिसके अंदर ल्यूकोट्राइन्स बायोमार्कर होते हैं, 69 ल्यूकोट्राइन मैंने आपको बताया था, इसलिए ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन मोंटेलुकास्ट, है ना। ओसीपी आपको साथ में देना है, मोंटेलुकास्ट विद ओसीपी। इसके अलावा इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड फॉर्मेट्रोल, वो आप एज ए रिलीवर कंट्रोलर यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल अस्थमा। अब ऑक्यूपेशनल अस्थमा एक तरह का एडल्ट ऑनसेट अस्थमा है, मतलब लेट ऑनसेट अस्थमा है। कोई पर्सन है जो ऑलरेडी मतलब जॉब में है, एडल्टहुड पार कर चुका है, और अभी वो मिडिल एज ग्रुप के अंदर है, तो एडल्ट ऑनसेट अस्थमा होता है। ऑफन प्रेजेंस ऑफ राइनाइटिस, तो पेशेंट के अंदर मेनली राइनाइटिस यहाँ पे होता है, एक बोल सकते हो राइनाइटिस, साइनोसाइनोवाइटिस, ये सब रहता है। उसके बाद में उनको धीरे धीरे अस्थमा डेवलप हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है वो आप समझिए पहले। तो वंस द पेशेंट सेंसिटाइज टू एन ऑक्यूपेशनल एलर्जन, once a patient sensitized to occupational allergen, the level of allergen required for symptom production are extremely low. इसका मतलब क्या हुआ कि जो पर्सन है डेली एक काम पे जा रहा है, वर्किंग एक वो वर्कर है, वहाँ पे जो एलर्जेंस होते हैं उनसे वो धीरे धीरे पहले सेंसिटाइज होता है, मतलब इंटेस्टिक फैक्टर उसको पहले से है, लाइक मैंने बोला कि राइनाइटिस उसको पहले से, साइनोसाइटिस पहले से है, उसको साइनोसाइटिस उसको रहता है। ठीक है, तो पहले से प्रोन है वो। अब वहाँ पे जो एलर्जेंस होते हैं वर्क प्लेस पे, उससे वो धीरे धीरे सेंसिटाइज होने लग जाता है। सेंसिटाइज होने के बाद में इवन वेरी एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एलर्जन भी उसको सिम्टम्स ला देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरबेशंस होते हैं, बहुत सीवियर होते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि बहुत माइन्यूट है, लेकिन वहाँ तो बहुत ज़्यादा एलर्जेंस है, तो बहुत ज़्यादा एलर्जन, अमाउंट ऑफ एलर्जन जितना ज़्यादा जाएगा उतना ही एक्सरबेशंस की सीवियरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरबेशंस बहुत सीवियर होंगे, परसिस्टेंट यहाँ पे पर्सिस्टेंट एक्सपोजर यहाँ पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि वो रोज काम पे जा रहा है, उसको लग रहा है कि काम से नहीं हो रहा है, किसी और कारण से मुझे कुछ और हो गया है, कोई इन्फेक्शन हो गया वगैरह, उनको नहीं पता होता। तो यहाँ पे परसिस्टेंट सिम्टम विद इरिवर्सिबल एयर फ्लो लिमिटेशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत पहले क्या सेंसिटाइजेशन होता है धीरे धीरे, उसके बाद में भी वो कंटिन्यू एक्सपोजर हो रहा है।
ठीक है। आप एक्सपोजर को हटा दो तो आपको एक्सपोजर नहीं होगा तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, तो आपका जो मतलब बोल सकते हो एयरवे जो लिमिटेशन है वो उतना नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू वो एक्सपोज हो रहा है एलर्जन से, इसलिए वहाँ पे कंटिन्यू रोज एक्सपोजर है तो वहाँ पे इरिवर्सिबल टाइप ऑफ एयर फ्लो लिमिटेशन यहाँ पे होगा। तो मतलब सीओपीडी और अस्थमा के फीचर दोनों के फीचर लगभग यहाँ पे आ सकते हैं। ट्रीटमेंट यहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट है अवॉइड द ऑक्यूपेशनल सेंसिटाइजर, जो जिसके कारण वो एलर्जन है उसको अवॉइड कर दो, मतलब वो का काम करना उसको बंद, बेस्ट रहेगा यदि वो सेम काम करना वो बंद कर दे, कोई और जॉब करना स्टार्ट कर दे। रिमूव अ पर्सन फ्रॉम द फर्दर एक्सपोजर, या तो वो पर्सन काम कर रहा है तो वहाँ पे अब एलर्जन को हटा दो जिसको वो एलर्जन है, या वो मास्क लगाए जिसमें एलर्जन उसको उस तक इनहेल ना कर पाए, या फिर पर्सन को ही वहाँ से हटा दो, मतलब एक्सपोजर को ही रिलीव कर दो, मतलब उसको अलग जॉब चूज करने को बोल दो कि भैया इस जॉब से आपको एलर्जी है, तो अब अस्थमा बढ़ता जाएगा, दिक्कत बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए जैसे नॉन पाउडर ग्लव्स यूज़ कर सकते हो आप, जैसे लो एलर्जन होते हैं, जैसे वो लेटेक्स के अंदर जो ग्लव्स इंडस्ट्री है उनके अंदर पाउडर यूज़ किया जाता है, आजकल नहीं आते ग्लव्स में, आप देखना पाउडर नहीं आता, तो हो सकता है इसके लिए उन्होंने किया हो। नेक्स्ट है अल्डरली पेशेंट, अल्डरली पेशेंट या फिर ओल्ड एज पेशेंट विद अस्थमा, ठीक है। तो यहाँ पे अब एज भी डिपेंडेंट होगा, एज फैक्टर भी साथ में काउंट होगा, तो यहाँ पे लंग फंक्शन डिक्रीज विद एज, एक हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग अस्थमा ड्यूरेशन, क्यों, क्योंकि उसको बहुत पहले से अस्थमा है और अब वो मिडिल एज से ऊपर निकल चुका है, ओल्ड एज में आ चुका है, तो अब क्या क्या होगा साथ में एज के हिसाब से क्या क्या होता है। पहला चेस्ट वॉल स्टिफनेस, ठीक है, जो लंग फंक्शन डिक्रीज हुआ उस कारण के कारण मैं आपको बता रहा हूँ, पहला चेस्ट वॉल स्टिफनेस, दूसरा रिड्यूस रेस्पिरेटरी मसल फंक्शन, मसल की फंक्शन रिड्यूस हो गई, तीसरा लॉस्ट ऑफ इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग या कहीं एल्वियोलाई, ठीक है, एयरवे वॉल रिमॉडलिंग, तो ये 4 कारण हैं, उस कारण से उनका लंग फंक्शन ही कम हो जाता है, ठीक है। एक अच्छा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो एल्डरली हो जाए लेकिन अस्थमा यदि है तो उसके अंदर सीवीएस पे उतना इफेक्ट नहीं होता, कार्डियोवास्कुलर डिजीज यहाँ पे कोई रिस्क, अस्थमा वहाँ पे रिस्क नहीं है एक्सेप्ट स्मोकर्स, तो स्मोकर्स तो स्मोकिंग इटसेल्फ इज द रिस्क फॉर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लेकिन अस्थमा यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए कोई वो नहीं है। सीओपीडी जरूर होता है, सीओपीडी आपको पता है कोर पल्मोनरी डेवलप हो जाता है धीरे धीरे, अस्थमा में ऐसा नहीं होता, लेकिन हाँ यदि स्मोकर है तो अगेन वही दोनों अस्थमा और सीओपीडी अपन बात करेंगे, व्हाट इज दिस अस्थमा सीओपीडी सिंड्रोम क्या होता है, अकोस जिसको बोलते हैं क्या होता है, आगे बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन उनसे इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या होगा, ट्रीटमेंट के अंदर देखिए ओल्ड एज पेशेंट है, ज़्यादा डिस्कवरी नहीं हो पाई, क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हो पाते, इसलिए एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट स्टिल नॉट डिस्कवर्ड, ठीक है। फिर भी यहाँ पे क्योंकि अपन ट्रीटमेंट देते हैं, क्योंकि ओल्ड एज पेशेंट है वो अपने हिसाब से लेते हैं, एड्रेस उतना अच्छा नहीं होता, टेक्निक उतनी अच्छी वो नहीं कर पाते, बूढ़े लोग होते हैं कर नहीं पाते हैं, है ना, तो उसके साइड इफेक्ट्स यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो नेबुलाइजेशन सीधा नेबुलाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं या इनहेल या ओरल पे चले जाते हैं, ओरल कोर्टिकोस्टेरॉइड पे चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा-2 अगेन कार्डियोटॉक्सिसिटी, अगेन बीटा-2 पे कार्डियोटॉक्सिसिटी होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिस्टमिक डायरेक्ट लेने लग जाते हैं, इनहेल के बजाय कॉर्टिकोस्टेरॉइड ओरल लेने लग जाते हैं, उस कारण से स्किन ब्रूजिंग, ऑस्टियोपोरोसिस और कैटरेक्ट, इसके अलावा फ्रैक्चर वगैरह ये इनमें कॉमन हो जाते हैं। तो मल्टीपल, एक यहाँ पर रिकमेंडेशन जीना क्या कहते हैं कि मल्टीपल इनहेलर शुड अवॉइड, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगेन पिल बर्डन वो ज़्यादा हो जाएगा तो ओल्ड एज पेशेंट नहीं ले पाते, इसलिए सिंगल इनहेलेशन थेरेपी इज बेस्ट फॉर ओल्ड एज पेशेंट। तो आजकल तो ट्रिपल ड्रग थेरेपी भी आ गई है, ठीक है, SIT जिसको बोलते हैं सिंगल इनहेलेशन थेरेपी, उसमें ट्रिपल ड्रग कॉम्बिनेशन भी आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक डायग्नोसिस और दिमाग में रखना पड़ेगा जिसको अपन बोलते हैं अस्थमा COPD ओवरलैप सिंड्रोम, ठीक है, एकोस जिसको बोलते हैं। तो एकोस भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि कहीं एकोस तो नहीं है, क्योंकि ओल्ड एज है, लंग फंक्शन कम होते हैं, रिवर्सिबिलिटी इवन फिक्स रिवर्सिबिलिटी भी नहीं आएगी, फिक्स वेरिएबिलिटी यहाँ पे मतलब परसिस्टेंट लिमिटेशन रहेगा, फिक्स रहेगा, वेरिएबिलिटी नहीं आएगी, रिवर्सिबिलिटी नहीं आएगी, तो आपको अस्थमा भी के साथ में COPD भी आपको ध्यान रखना है, एकोस आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सर्जरी। कई बार एज ए डॉक्टर आप मैं बात करूँगा या एज ए पेशेंट भी अपन दोनों बताऊंगा मैं आपको, इंसिडेंसेस ऑफ सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म इज रेयर, ठीक है। आप सर्जरी के लिए जा रहे हो तो यूजुअली अस्थमा में ऐसा नहीं होता कि आप सर्जरी मतलब ऑन द टेबल उसको कोई जो स्पाज्म हो गया हो, हाँ, लेकिन होगा तो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है,
क्यों, ऑलरेडी वी आर इन बिटवीन द सर्जरी, अचानक से वहाँ पे ट्रीटमेंट मिलेगा नहीं, और ट्रीटमेंट देना अचानक वो भी थोड़ा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है अचानक से। तो इसलिए जब भी ये पेशेंट एज ए पेशेंट में बात करूँ तो आपको डॉक्टर को पहले अपनी हिस्ट्री बतानी है, अस्थमा आपको है, आप इन मेडिकेशंस पे हो, डॉक्टर को हमेशा बताना होता है। और एज ए डॉक्टर आपको क्या ध्यान रखना है, इलेक्टिव सर्जरी की मैं बात करूँ, इलेक्टिव सर्जरी के अंदर पेशेंट है तो अस्थमा का सिम्टम कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। यदि एज इलेक्टिव आप ले रहे हो तो सिम्टम कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, इवन बिफोर सर्जरी, इवन आफ्टर सर्जरी, मतलब पेरी ऑपरेटिव जो अस्थमा के सिम्टम हो कंट्रोल होना चाहिए बिफोर गोइंग टू सर्जरी, ये डॉक्टर को ध्यान रखना है। इमरजेंसी सर्जरी आ गई, अचानक कुछ हो गया, आपको नहीं पता, उसने हिस्ट्री भी नहीं दी, पेशेंट मान लो बेहोश ही है, या कुछ ऐसे आरटीए भी जैसे कुछ आ गया कि पेशेंट को नहीं ध्यान रहा, या पेशेंट ही बेहोश है, मैंने से बोला कुछ सर्जरी करनी पड़ रही है आपको, तो उस कंडीशन में आप पेशेंट के रिलेटिव से आपको हमेशा शॉर्ट हिस्ट्री लेनी होती है, हमेशा पूछना होता है। यदि पेशेंट रिलेटिव बोले कि हाँ इनके पंप चल रहे थे, इनको अस्थमा था, तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहला इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन, ठीक है, तो स्टेरॉइड आता है, इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन आपको जरूर देना होता है तो प्रिवेंट एड्रिनल क्राइसिस, ठीक है। तो मेनली किन में दिया जाता है, पहला जो लॉन्ग टर्म हाई डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड पे है, ठीक है, वो दिखाएंगे आपको कि ये पंप चल रहा है, इनको कितनी बार लेते हैं, 2 बार लेते हैं। जब 400 मिलीग्राम 2 बार ले रहे हैं तो मतलब 400 माइक्रोग्राम 2 बार ले रहे हैं तो 800 पे हो गया, 800 मतलब हाई डोज हो गया। या फिर लास्ट 6 मंथ में उन्होंने 15 दिन के लिए मतलब 2 वीक्स के लिए ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी लिया है, मतलब एक्सरबेशन हुआ था उनको। तो ये 2 सिचुएशन है जहाँ पे आप इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन यूज करोगे टू डिक्रीज एड्रिनल क्राइसिस, ठीक है। तो एक जीना यहाँ पे बोलती है कि फॉर ऑल पेशेंट हु आर अंडरगोइंग सर्जरी आइदर इलेक्टिव आइदर इमरजेंसी यू हैव टू गिव इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, आपको जरूर देना है, वो आपको अस्थमा कंट्रोल सिम्टम कंट्रोल में काम में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें एयर ट्रेवल इन अस्थमा। कई बार पेशेंट आता है आपके पास में कि सर मुझे ट्रेवलिंग करनी है, एयर ट्रेवल करना है, तो आपको उसको क्या रिकमेंड करना चाहिए, तो जीना रिकमेंड करती है प्री फ्लाइट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट, है ना। फ्लाइट में जाने से पहले उसको अच्छे से जो ट्रीटमेंट उसका चल रहा है मिस नहीं करना, मतलब डोज मिस नहीं करना चाहिए, डोज मिस नहीं होनी चाहिए, जैसा वो ट्रीटमेंट ले रहा था सेम वैसा ही उसको लेना है, ठीक है। सिम्टम कंट्रोल है तो सिम्टम कंट्रोल नहीं है तो आप डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर क्या करेगा उसकी डोज बढ़ाएगा। तो एज ए डॉक्टर में बात करूँ आपको उनकी डोज बढ़ानी है, ठीक है। सिम्टम कंट्रोल होना चाहिए प्री फ्लाइट, फ्लाइट में बैठने से पहले, ठीक है। इवन ड्यूरिंग फ्लाइट भी वो अपने जो कैरी बैग होता है उसके अंदर आपके जो ड्रग्स हैं, जो मैक्सिमम ड्रग्स जितनी वो कैरी कर सकता है वो उसको करनी है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अचानक कुछ मतलब एक्सरबेशन हो गया, अचानक बोल सकते हैं कि अस्थमा बिगड़ गया है ज़्यादा, एक मतलब हमारे टर्म में बात करूँ तो अस्थमा अचानक से अटैक आ गया, ठीक है, तब क्या करोगे, तो उस समय आपको एक स्पेसर साथ में रखना है, क्यों, क्योंकि जो स्पेसर वो जल्दी काम करता है, अमाउंट ऑफ ड्रग ज़्यादा डिलीवर करेगा, ठीक है, उसमें आपको ज़्यादा रिलीव आएगा एक नॉर्मल इनहेलर की बजाय। तो इनहेलर के साथ में आप स्पेसर भी रख रहे हो, जीना बोलते, जीना ने रिकमेंड किया है कि नॉर्मल जो इनहेलर उसके साथ में आप स्पेसर भी यूज़ करो, तो वहाँ पर एक्सेस आपका ईजी हो जाता है ड्रग लेने का, ठीक है। तो अचानक अस्थमा अटैक आया, प्लेन है, मान लो टर्बुलेंस में है, पेन हिल रहा है, उस समय आप नहीं ले पाओ तो आप उसमें आप स्पेसर में अच्छे से 10 बार करके और 10 बार आप उसको इनहेल कर सकते हो, तो वो इजी रहेगा। और आपको कैरी करना है कि अस्थमा एक्शन प्लान भी आपको कैरी करना होता है, क्यों, क्योंकि जो मान लो आप अटैक में हो तो आप थोड़ी बताओगे कि मुझे ये दवाई दो, मुझे ये दो, तो वो कोई भी साथ में को पैसेंजर आपका या फिर कोई स्टाफ का क्रू जो मतलब फ्लाइट का क्रू है, क्रू मेंबर, स्टाफ मेंबर, वो अस्थमा प्लान देख के आपको ट्रीटमेंट दे सकता है। कई बार डॉक्टर नहीं हो तो ऐसा हो सकता है। तो एयर ट्रेवल के अंदर प्री फ्लाइट अच्छे से अस्थमा सिम्टम कंट्रोल होने चाहिए, ट्रीटमेंट लेना है आपको, इवन ड्यूरिंग फ्लाइट आपको आपकी मेडिकेशंस कैरी करनी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।